चारों तरफ लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि लोग जांच करवा ले, ताकि इसके बारे में लोगों को सजग रखने के लिए सब कुछ प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा जो और काम किया गया उसके बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन बातों की चर्चा की गई है। अब जो जांच जारी है, यानी प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा जांच होती है और 10 लाख की आबादी पर जो हम लोगों के यहाँ कल का जो फिगर है, 10 लाख की आबादी पर कल तक का जो फिगर है, उसके हिसाब से 1,10,720 लोगों की जांच की गई और राष्ट्रीय स्तर से ये 10,000 से भी ज्यादा संख्या है। तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी और कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। अभी 24 तारीख को, इसी महीने 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की और उसके लिए जो कुछ भी काम किया जा सकता है कोरोना वायरस के लिए बचाव के लिए, जो वैक्सीन पर काम हो रहा है, कोरोना वैक्सीन पर दुनिया के कई मुल्कों में काम हो रहा है और अपने देश में भी बहुत काम हो रहा है। उसकी संभावना है कि कोरोना वैक्सीन का काम कारगर हो जाएगा। तो अगर वो कारगर हो जाएगा तो वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए जो इसको उपलब्ध कराया जाएगा, तो वैसी स्थिति में जो टीकाकरण का काम बड़े पैमाने पर हम लोगों को करना पड़ेगा और उसके लिए हर राज्य के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक की, सभी राज्यों से चर्चा हुई और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं और उस दिन जो चर्चा हुई है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी पूछा है कि किसी भी राज्य को और लगे कि इसमें और क्या करना चाहिए, तो अगर 2-3 दिन के अंदर आप सब लोग दे देंगे तो लास्ट गाइडलाइन हम लोग जारी कर देंगे। लेकिन अभी चूंकि वैक्सीन पर काम चल रहा है तो ये तो कोई कह नहीं सकता है कि कितनी जल्दी होगा और कितना समय लगेगा, लेकिन पूरे तौर पर उस पर काम हो रहा है और जो संभावना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस बात का पूरा भरोसा है और सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये वैक्सीन निकल आएगा और इसलिए वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा। ये सब काम सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए जो वैक्सीन के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसकी चर्चा हमने की है। ये सब तैयार किया जा रहा है और अपने राज्य में भी बहुत सारी इसकी तैयारी, आखिर जो आएगा वैक्सीन कैसे रखा जाएगा, किस तरह से वैक्सीन को कहां पहुंचाया जाएगा, कैसे लोगों को इसका वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, तो एक एक चीज पर पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है और जैसे ही वैक्सीन तैयार हो जाएगा सब लोगों के लिए, और सबसे पहले जो चिकित्सा में लोग लगे, सबसे पहले वैक्सीनेशन उनका होगा और इसके बाद बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर किया जाएगा। तो ये सब गाइडलाइन इसके बारे में जारी हो रहा है और जो सबसे बड़ी बात है कि भाई ये दुनिया भर में बढ़ रहा है अब, और ये पता नहीं है कि ये कब है, गर्मी में, जाड़े में, कब, हर मौसम में ये बढ़ता रहा है। इसलिए एक विचित्र स्थिति है और दुनिया भर में बढ़ रहा है, इसलिए सचेत रहना। अभी हम लोगों के यहाँ स्थिति बेहतर है, कई मामलों में बेहतर है, लेकिन उससे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है। और इसके लिए जो बातें कही जा रही है साहब, जो आप लोगों ने भी कहा यहाँ कि साहब आप सब लोगों को इस काम को करना चाहिए, सब जगह सचेत रहना चाहिए, लोगों को एक दूरी बना करके रखना चाहिए, मास्क का प्रयोग तो करना ही चाहिए, दूरी बना करके रखना चाहिए, ये सारी बातें जो कही जा रही है, हाथ को साफ करना चाहिए। और इसके अलावा 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, चाहे गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको किसी अन्य प्रकार की बीमारी है, या 10 साल के कम उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं, उनको घरों के बाहर अकारण नहीं भेजना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इलाज के लिए जाना है, कोई खास काम के लिए जाना है तो जाने देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के मन में ये बात आ जाती है, हम लोग जो इस चुनाव के दौर में घूम रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि मास्क का प्रयोग कम है, लाख लोगों को प्रेरित करने के बाद भी, तो लोगों को ये लगने लगता है कि अब स्थिति दूसरी हो रही, लेकिन कोई नहीं जानता, बढ़ सकता है, कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सब लोगों को इस बात के लिए सचेत रखना है और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी काम किया जा रहा है उस सब काम को आगे हम लोगों को बढ़ाना है। और जितनी बातें कही गई कोरोना के अलावे अन्य सभी विषयों पर सभी कई माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की है, लेकिन ये बात कभी कभी समझ में नहीं आती है कि जो काम यहां पर हुआ
जो बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, जो प्रारंभ से हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज के हर इलाके के विकास के लिए, हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। कौन नहीं जानता कि किस इलाके में कौन सा काम नहीं हुआ, कहां किस प्रकार से सड़कें बनाई गई है, पुलों का निर्माण हुआ है, उसके अलावा स्कूलों की जो व्यवस्था की गई, कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को बहाल किया गया, क्या नहीं किया गया। लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे, बच्चियां कम पढ़ती थी, जो साइकिल की योजना, पोशाक की योजना, ये कौन सी बात, उन बातों को बार बार कहने से क्या फायदा। लेकिन जितना काम किया गया है, और उसके चलते जो 12.5% बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के भी बाहर रह जाते थे, कौन थे, चाहे वो महादलित परिवार के थे या अल्पसंख्यक परिवार के थे, तो उसके लिए जो कुछ भी काम किया गया, टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक बना करके कौन सा काम नहीं किया गया। हर एक क्षेत्र में काम किया गया। इलाज के लिए क्या प्रबंध था, कोई प्रबंध था क्या। एक दिन में इलाज के लिए, एक महीने में इलाज के लिए 39 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और आज स्थिति कहां गई है, एक महीने में 10,000 लोग। तो ये सारा काम किस क्षेत्र में नहीं हुआ, हर एक क्षेत्र में पूरे तौर पर विकास के लिए काम हुआ, हर तबके के उत्थान के लिए काम हुआ, महिलाओं के उत्थान के लिए काम, सब लोगों के लिए जो कुछ भी है, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए काम, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए काम, हर प्रकार का काम किया। समाज में किसी को उपेक्षा नहीं की गई। जनता मालिक है, अब जो भी है फैसला लोग बोलते रहते हैं, अपना भी देखना चाहिए। ये तो जनता मालिक है, वोट के मामले में जो भी निर्णय ले। और हम लोगों ने इतने दिनों से काम किया, एक दिन कोई काम नहीं किया। और अगर किसी को मालूम हो कि 7 निश्चय के अंतर्गत जो काम किया गया, महिलाओं को जो तुरंत तत्काल दिया गया, लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जब 7 निश्चय की शुरुआत की तो हम लोग कौन थे एक साथ, और उसके बाद इसको लागू करना शुरू किया। और उसके बाद जितनी बात हम पर आरोप लगाया गया, मैं उन चीजों को नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। जो भी काम हुआ, हम तो इस्तीफा करके अलग हो गए, फिर एनडीए के साथ मिलकर के आगे काम करते रहे। तो क्या 7 निश्चय में किसी भी प्रकार को उसकी रुकावट की गई? जो काम 2015 में जनता के बीच में हम लोगों ने कहा, उस काम को आज तक हम लोगों ने किया, किसी भी काम को नहीं छोड़ा। कौन सा ऐसा काम नहीं, कितना ज्यादा निर्माण हो रहा, हर तरह का काम किया गया। एक एक तरह से कितना मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, क्या नहीं किया गया। एक एक काम किया गया है। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से सहायता दी गई है, तो हर तरह का काम किया जाता रहा, और यह सब काम आगे जारी रहेगा। और जिस तरह से आप किसी ने कल्पना की थी, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया। जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था 2018 के दिसंबर का, 2 महीना पहले वो काम पूरा हुआ। कितने बड़े पैमाने पर लोग बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, और किस तरह से बिजली के क्षेत्र में लोग क्या क्या काम किया जा रहा है। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जरा जान लीजिए, ऊर्जा के क्षेत्र में आप समझ लीजिए, अब कहां, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस समय तो बिहार में बिजली की खपत 700 मेगावाट की थी, अब लगभग 6000 मेगावाट की है। और कितना लोगों को इसमें सहायता दी जा रही है, किस तरह से कितना खरीद करने में पैसा आता है और लोगों को सप्लाई करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 2021 बिजली कंपनी को अनुदान के रूप में 5,494 करोड़ रुपया, और बाकी AT&C लॉस, वो जो हो जाता है उनका AT&C लॉस, उसकी भरपाई के लिए सरकार 1266 करोड़ रुपए, अर्थात कुल 6,760 करोड़ रुपए की राशि दी गई है इस पर। इसके पहले पिछले साल का 19-20 का देख लीजिए, 5,193 करोड़ रुपए का भुगतान ये लोगों को जो बिजली की आपूर्ति की जाती है उसमें किया गया। तो किस प्रकार से एक एक क्षेत्र में काम हो रहा, हर तरह का बिजली का। अब किस तरह से सिंचाई के लिए बिजली का प्रबंध, पूरे जर्जर तार को बदल दिया गया। कौन सी बात है कि काम नहीं हुआ, ये बात अलग है। और जिस तरह से हर घर नल का जल, 89% काम पूरा हो गया है पंचायतों के द्वारा, 89% काम पूरा हो गया। और मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय,
अगर किसी भी माननीय सदस्य को, किसी भी माननीय, जरा जान लें, हर घर नल का जल 2 काम से, एक पंचायती राज और नगर निकाय व्यवस्था के माध्यम से, और जो क्वालिटी अफेक्टेड है उसको हम लोग पीएचईडी के माध्यम से करवा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं के बारे में अगर ये पता चलता है कि हर घर नल के जल के काम में ठीक काम नहीं किया है, अगर उसकी जानकारी देंगे, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा किसी ने गलत किया है, ठीक ढंग से काम नहीं किया, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, सदस्यगण आज के लिए शेष सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन तथा सदन की अवधि विस्तारित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मुझको कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम बहुत बोले। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही। सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन तक एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, अगर जो भी काम किया गया और जो भी काम किया जा रहा, अगर उसमें सिर्फ वहीं तक नहीं, हम लोग इसका मेंटेनेंस का काम भी करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, और अनेक काम और करवाने वाले। और किस तरह से हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण के बारे में जिस तरह से बिहार में जागृति आई है, और इसके लिए आप सबको मालूम है, विधानसभा विधान परिषद के सम्मानित सदस्यों की संयुक्त बैठक की गई, और यहीं पर बैठक की गई, और उसमें ये बात हुई 13 जुलाई को, भूलना नहीं चाहिए, और उसी में तय करके जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। तो पर्यावरण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक काम, और भी विकास का सारा काम किया, तो हर चीज के लिए। और एक बात जान लीजिए, जो लोग बोल रहे हैं चुनाव के दौरान, अभी तो जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ है, और उसके बाद पिछले विधानसभा को समय तो 29 तारीख तक था, लेकिन आप सब जानते हैं कि जल्दी से जल्दी नई विधानसभा का कार्य शुरू हो, इसके बारे में उस समय की सरकार ने फैसला ले लिया। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी, महामहिम राज्यपाल ने कर दिया, और उसके पहले शपथ ग्रहण हो गया। और ये अवधि जो चल रही है, ये अवधि तो खास अवधि चल रही है, लोगों का शपथ ग्रहण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन, महामहिम राज्यपाल का एक भाषण, और ये तो इस बार तो हो रहा है पूरा डिटेल और एक एक चीज। अगला बार जो होगा बजट सत्र, उसमें पूरी बात एक एक रूप से डिटेल में रहेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के सिलसिले में एक एक बात डिटेल में रहेगी। और हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि हम लोग वो तो सबकी सहमति से, वो तो सब माननीय सदस्यगण, वो तो देखिए, वो तो नेता सदन बोल रहे हैं, बिना आसन की अनुमति के बीच में कोई इस बात में न बोले। इस बात में तो कोई एक पक्षीय बात नहीं होती, कोई सत्ता पक्ष नहीं कर सकता। ये तो अध्यक्ष महोदय निर्धारित करते हैं, और अध्यक्ष और सभापति महोदय निर्धारित करते हैं। ये सब सभी दल के लोगों के साथ राय करके ये निर्धारित करते हैं। जो पिछली बार का बजट सत्र एक दिन में 16 तारीख को आखिर मार्च में खत्म किया गया सबकी सहमति से, 3 तारीख को अगर अगस्त को हुआ तो सबकी सहमति से एक दिन में हुआ, वह बात अलग है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये अगला बजट सत्र में जो भी होगा, एक एक विस्तृत रूप से जो कार्य योजना बनेगी, हम लोग बहुत जल्दी, आज जब समाप्त होगा बजट का सत्र, इसके बाद हम लोगों का पहला काम है, सारे चीजों की समीक्षा करेंगे, एक एक काम को देख करके। और मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं कोई 7 निश्चय के किसी कार्यक्रम में कोई चूक है, उसकी जानकारी अगर आपके माध्यम से हम लोगों को मिल जाए, उस पर पूरी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उसका एक एक जवाब हम लोग देंगे। लेकिन आप नया सदस्य
सात निश्चय सुन लिया। 7 निश्चय की मैं बात कर रहा हूं, जो 2015 में चुनाव के पहले हम लोगों ने ऐलान किया और लगातार 5 वर्ष तक उस पर हम लोगों ने काम किया, और जो जरूरी काम है वो आगे चलता रहेगा। हमने कह दिया मेंटेनेंस का भी काम करेंगे, उसी के बारे में कहा है। और जो आपने 7 निश्चय 2 की बात कही है, मैं बता देना चाहता हूं कि हम सब लोग बैठेंगे और सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों की घोषणा की है और ऐलान किया है। हम लोग बैठ करके एक एक चीज का आकलन करके, अध्ययन करके और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे, और जो भी संभव होगा तत्काल उस पर काम प्रारंभ करेंगे। और अगर अगले बजट सत्र के बाद प्रारंभ करना होगा, अगले बजट सत्र के बाद प्रारंभ करेंगे, लेकिन हम लोग काम करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का जान लीजिए, हम लोग सेवा ही करते हैं, और लोगों का कुछ भी हो, मैं तो हर बार यही कहता हूं कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और सबकी सेवा हम लोगों का करना हमारा धर्म है, वो करते रहेंगे। भाई हम एक बार आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक, भाई जो कुछ भी हो, कोई सत्ता पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, इच्छाएं हैं, मुझको उस पर कुछ नहीं कहना भाई, लेकिन एक बात कहेंगे आग्रह पूर्वक, आगे बढ़ना है तो कुछ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कभी अमर्यादित ढंग से कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर माले का लोग कुछ बोलता है, उनसे हमारा संबंध नहीं है, क्या हमसे बातचीत नहीं होती है? और इन लोगों को मालूम नहीं है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाई और सबसे पहले माले के साथ संबंध था, तो ये हम वो बात नहीं कर रहे, अरे हम दूसरी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हमारी बीच में सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष बीच में आपको सदन नेता रोका टोकी नहीं करते थे, आप भी मेरी बात सुन लीजिए, अब सब वक्तव्य दीजिए। हम कह रहे हैं कि आज तक सवाल भाजपा नेता से सुना, नेता से सुना, सवाल बैन जाइए, फिर ना भी मत आइएगा। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी का काम करने का अपना तौर तरीका होता है, अपना तौर तरीका होता है। वो चाहे माले के लोग जिस प्रकार से भी अपना काम करें, हम लोग को क्या मतलब है। लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि सिर्फ बोलने से और नारा लगाने से जनता की सेवा नहीं हो सकती। सेवा हम लोग कर रहे हैं, एक एक सेवा के बारे में गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिए। और समाज में हम लोगों ने प्रेम का, भाईचारे का माहौल कायम करने की कोशिश की है। अब माले को कुछ सीट मिल गया है, हो सकता है कि समाज में प्रेम भाईचारा नहीं, झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो दृश्य खराब होगा। लेकिन जब तक हम हैं, मैं आपको आपके माध्यम से सदन को और पूरे बिहार को आश्वस्त करता हूं, जब तक हम हैं तब तक समाज में इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति अन्याय करने हम नहीं देंगे। जो भी हमसे संभव होगा, हम सबको मिलकर काम कीजिए, और जो कोई भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिनको जो बोलने की इच्छा हो उसे अपना बोलते रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि भाई आखिरकार चलाना है राज्य को, विधानसभा को चलाना है, काम करना है, सब लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। और क्या मतलब है बहुमत के बारे में जो बोलते रहते हैं? अरे भाई बहुमत के बारे में इधर 125 है तो क्या करिएगा, जिसको भी 122 होगा उसकी सरकार बनेगी। और वोट के मामले में कह रहे, अरे एक वोट से भी कोई जीतता है तो जीत होती है। अगर किसी को लगेगा कि भाई ये गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट में बाजाबता सुनवाई होती है, निर्णय होता है। लेकिन इन सब बातों पर कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम लोग सरकार की तरफ से कह देते हैं, हम लोगों के मन में सबके प्रति आदर का भाव है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, अनावश्यक हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज हम कहां बोल रहे हैं?
आज हम तो कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं कि चार्ज सीटेड है, कॉग्निजेंस तक हो चुका है, और तब भी कोई किसी तरह की बात करता हो तो हम इन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। ये सारी बातें सदन के अंदर नहीं, और मेरे ऊपर कुछ से कुछ कह दिया भाई, विजय बाबू ने उसके बारे में कुछ कह दिया, भाई इसकी बात करने की क्या जरूरत? हमारा यही काम है। मेरे ऊपर तो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है, कोई भी आरोप लगाता है किसी के ऊपर, लेकिन कार्रवाई तो होती है। और आप बता दीजिए, हाई कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद भी कुछ बात कही, कितना दुखद लगता है। क्या जरूरत है? क्या हमसे संभव है? हम कर सकते हैं ये सब काम? तो इस बात को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन इन तरह की बातों की चर्चा करना, सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए, चर्चा का कोई औचित्य नहीं। और आज अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बोल रहे हैं, आज तो पहली मीटिंग, और पहली मीटिंग में सुन लीजिए, मौका आपको मिला है, सुनेंगे। आप किसी प्रकार का आचरण तय कर लीजिएगा तो वो सही नहीं है। यानी आगे वाले मीटिंगों तक में इसी तरह से विवाद करता जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। आप पूरी मजबूती के साथ सुन लीजिए, आपको मौका मिला था तो कोई बीच में नहीं कर रहे। सदन की जो कार्रवाई चलती है, इसके नियम मना किया है, आपसे भी हर प्रकार की व्यवस्था है, नियमों का उल्लंघन करके काम नहीं होना चाहिए। यह अध्यक्ष महोदय की जवाबदेही है कि विधानसभा को उसके संचालन के लिए जो नियम है, उन नियमों का अनुपालन होना चाहिए, और उसी के अधीन सत्र की विधानसभा की कार्रवाई चलनी चाहिए। हम तो यही आग्रह करेंगे। और मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं, बहुत जल्दी हम लोग नई कार्य योजना तय करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे, और उसका ऐलान भी करेंगे। और जान लीजिए, आप बिहार को और आगे बढ़ाएंगे, और केंद्र सरकार का सहयोग बड़े पैमाने पर मिल रहा, और केंद्र का सहयोग और राज्य का प्रयास मिल करके बिहार को हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। लेकिन कोई विपक्ष में है तो उसका तो है ही अधिकार, वो कुछ कुछ बोलता रहे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो नियमों के विरुद्ध है, मर्यादाओं का उल्लंघन। माननीय सदस्य ने कहा कि अमली आसन को मत दिखाएंगे, लेकिन दूसरा वाला को फिर अमली दिखाया है। मैं सरकारी बोल रही हूँ, आसन से क्या अमली मत दिखाएंगे आसन को, ये गलत है। और बड़ी सदस्य है, आप नियमावली के अनुसार ही काम कर रहे हैं। अमली दिखाने का आसन को अधिकार नहीं है। और सुन लें माननीय सदस्य कि जोर जबरदस्ती से सदन नहीं चलते हैं, न आसन उससे प्रभावित होते हैं। आप अमली बार अमली दिखाकर आसन को इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास न करें। बैठ जाए। एक बात की चर्चा, जैसे धान की अधिप्राप्ति आसन की सहमति से ही बोलने का अधिकार मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो पूरा अधिकार मिलेगा। सदन के नेता बोल रहे हैं, सुने आपसे। अगर वो नहीं सुनना चाहे, उनकी इच्छा, मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूं, धान की अधिप्राप्ति का काम प्रारंभ करने का निर्देश दिया जा चुका है, और पहली बार धान की अधिप्राप्ति हम लोगों ने शुरू की थी। इसके पहले कभी धान की अधिप्राप्ति नहीं करती थी, हम लोगों ने शुरू किया टैक्स के माध्यम से, और इस बार के लिए भी धान की अधिप्राप्ति होगी। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 20 लाख टन से भी ज्यादा धान की अधिप्राप्ति होने की संभावना हम लोगों को प्रतीत होती है। उसके लिए जो कुछ भी आर्थिक रूप से शुरुआती सहयोग देना है, वो सहयोग दिया जा रहा है। तो हर प्रकार से धान की अधिप्राप्ति के लिए काम। और लोग भूल जाते हैं, पहले कभी धान की अधिप्राप्ति होती थी जब हम लोगों की सरकार बनी। और आपसे माननीय सदस्य की अपने आसन को ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बोल रहा है,
में सबको मौका मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा। ये फिर गलत कर रहे हैं, ये कोरोना के खिलाफ कर रहे हैं। इस प्रकार से आकर के इतना नजदीक अगल बगल में खड़ा होंगे, ये कोरोना के खिलाफ है। मर्यादा का पालन करें। तो मैं तो अध्यक्ष महोदय, ये लोग कोरोना के लिए, उससे बचाव के लिए जो भी सलाह दिया जा रहा है उसका सीधे उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ये उल्लंघन करेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए कौन सा काम करेंगे, इसलिए इस बात को जानना चाहिए। और मैं इस बात का सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे और पर्यावरण का संरक्षण हो और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है और राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए संकल्पित है। बिहार का इतिहास गौरवशाली है, हम बिहार को गौरव के उसी स्थान पर पुनः पहुंचाना चाहते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और एक लिखित वक्तव्य भी मैं समर्पित कर देता हूँ ताकि बहुत सारे विषयों के बारे में संक्षेप में उसका उल्लेख किया गया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबों को धन्यवाद देता हूँ और यही आग्रह करेंगे कि हम सब लोग सर्वसम्मति से महामहिम राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रकट करें। धन्यवाद। सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। सरकार के उत्तर के बाद माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री श्रवण कुमार विषय द्वारा प्रस्तुत किया धन्यवाद प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री अजीत शर्मा विषय एवं श्री राम रतन सिंह विषय के संशोधनों पर विमर्श हुआ। हमने एक एक करके संशोधन को और मूल प्रस्ताव को मांगा। क्या माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? संशोधन वापस लेना चाहते हैं? अभी नहीं। तो प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो न कहे। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत होगा। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? अभी नहीं। तो यह प्रश्न है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन को जोड़ा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो न कहे। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह अपना संशोधन वापस लेना चाहता है? अभी नहीं। तो प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए। पहले बात वाला माननीय सदस्य, कोई भी बात आपका तभी सुनी जाएगी, पहले आसन आप अपना ग्रहण करें और सदन की मर्यादा का ध्यान में रखकर पहले आसन ग्रहण करें और आसन से बात रखेंगे तभी सुनी जाएगी। प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय सदस्य राम रतन सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो न कहे। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत था, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। मूल प्रस्ताव लेता हूँ। प्रश्न यह है कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहे।
मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन 2020-22 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक के लिए बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1), 241 के परंतु के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष बिहार विधानसभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करे। प्रश्न यह है कि यह सदन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2020-22 की शेष अवधि तथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक के लिए बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1), 241 के परंतु के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष बिहार विधानसभा उन समितियों के सदस्य का मनोनयन करे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, तो वही ऑथराइजेशन वाला था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241 के अनुसरण में बिहार विधान परिषद से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2020-22 की शेष अवधि तथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद से क्रमशः 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद के सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें। प्रश्न यह है कि यह सदन बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241 के अनुसरण में बिहार विधान परिषद से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2020-22 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद से क्रमशः 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद सदस्यों के लिए नाम इस सदन को सूचित करें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 नवंबर 2020 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 1 है। अगर सदन की सहमति हो तो उन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। माननीय सदस्यगण, राज्य में सामान्य निर्वाचन के बाद
10 बिहार विधानसभा का गठन हुआ। गठन के उपरांत इसके प्रथम सत्र की बैठक दिनांक 23 नवंबर 2020 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 27 नवंबर 2020 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें हुई है। इस सत्र की खास बात यह रही कि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए इस सत्र की बैठक अपने मूल समावेश में न होकर नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में हुई। सत्र के प्रथम दिन दिनांक 23 नवंबर 2020 को अस्थायी अध्यक्ष द्वारा 10 बिहार विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों में से 190 माननीय सदस्यों को एवं दिनांक 24 नवंबर 2020 को 48 माननीय सदस्यों को तथा दिनांक 25 नवंबर 2020 को शेष 4 माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया। इसी दिन 10 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन भी संपन्न हुआ। दिनांक 26 नवंबर 2020 को महामहिम राज्यपाल द्वारा समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया गया। आसन द्वारा सदन नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तथा विरोधी दल के नेता के रूप में माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम की घोषणा की गई। इस सत्र में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश 2020 एवं बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद संशोधन अध्यादेश 2020 की प्रति सदन पटल पर रखी गई। सभा सचिव द्वारा खोडस बिहार विधानसभा के खोडस सत्र में उद्भव तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित क्रमशः महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत 3 विधेयक और महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 10 विधेयकों का एक विवरण सदन पटल पर रखा गया। कुल 16 जननायकों के निधन के प्रति शोक प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सीनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधानसभा के 10-10 सदस्यों जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं 3 पिछड़े वर्ग के हो, कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 7-7 सदस्यों, बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए 2 सदस्यों, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद के लिए 3 सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए 5 सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए 2-2 सदस्यों तथा निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण व पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए 2 सदस्यों का जो निर्वाचन होना है उनके नियमों को शिथिल करते हुए यह सदन बिहार विधानसभा को उन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत करे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। आज दिनांक 27 नवंबर 2020 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर द्वारा किया गया। वाद विवाद के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। तत्पश्चात धन्यवाद का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। सत्र के दौरान बिहार विधानसभा की तीनों वित्तीय समिति के वर्ष 2020-21 के गठन के संबंध में निर्वाचन की प्रक्रिया को शिथिल करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने को उन समितियों के सदस्यों के मनोनयन हेतु सदन द्वारा प्राधिकृत किया गया। सदन ही इन तीनों वित्तीय समितियों में बिहार विधान परिषद के सदस्यों को सदस्य के रूप में मनोनीत करने हेतु बिहार विधान परिषद से आग्रह किया गया। इसके अलावा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सीनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधानसभा के सदस्यों के मनोनयन हेतु अध्यक्ष बिहार विधानसभा को प्राधिकृत किया गया। सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ साथ पक्ष प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। मैं विशेष रूप से आप सबों को साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके सहयोग से ही इस सत्र का संचालन अपेक्षाकृत अधिक सफलता से हो पाया। आशा है आने वाले सत्र में भी पक्ष प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा। हम सभी अधिकतम जनहित साधनों में सफल होंगे, जो हमारा अभिष्ट है। समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया। इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं। सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने
जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलता पूर्वक किया है, इसके लिए वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ नववर्ष के शुभागमन में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्जवल CR न्यूज़ हर वक्त आपके साथ।